हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे आर्टिकल 142 का एक ओवरव्यू हम लोग देखे थे कि क्या आर्टिकल 142 है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 142 के डिटेल्स में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पावर्स को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है और कैसे आर्टिकल 142 के ऊपर कितना ज़्यादा अभी बातचीत हो रहा है। और आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा वाउच कर रहे हैं कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 142 जो है, जो एज सच रीड करता है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो आर्टिकल 142 रीड कैसे करता है, देखिए द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट जुरिस्डिक्शन मे पास such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। ये हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार इस आर्टिकल से, इस अनुच्छेद से मिलता है कि वो अपने नॉर्मल जो जुरिस्डिक्शन बाउंड्री है उसमें इसका एक प्रेरोगेटिव हो जाता है कि वो अपने उस सीमा को त्याग करके कोई भी जस्टिस देने के लिए वो सुओ मोटो, मतलब खुद से वो आगे बढ़ करके उसके लिए जस्टिस दे सकता है और उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो एक तरह से प्रोसेस को वो अपना सकता है। उस प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अब देखिएगा इसमें दो तीन बात ये है कि सबसे पहला बात कि कंप्लीट जस्टिस, जो कंप्लीट जस्टिस का बात हुआ वो हम लोग देखना चाहेंगे कि कंप्लीट जस्टिस का बात हो रहा है। अब देखिए जस्टिस दो तरीके से दिया जाता है। सपोज़ हम बोले कि भारत में, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री जो कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स एक तरह से जस्टिसिएबल है एंड एनफोर्सिएबल है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए जस्टिसिएबल और एनफोर्सिबल मतलब ये फंडामेंटल राइट्स आप समझिए मौलिक अधिकार का रूप है। मौलिक अधिकार। जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सिबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति का अगर ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का कार्य करती है, ये एनफोर्स करती है। तो पहला बात तो कि जो कंप्लीट जस्टिस का बात यहाँ हो रहा है, ये कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं सिटीजन्स को और लोगों को, तो उनको फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, एज वेल एज हाई कोर्ट्स के पास भी ताकत है। तो अगर हम बोलेंगे कि आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलता है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो उसको वो एनफोर्स करा सकता है बाय यूजिंग रिट्स। बाय यूजिंग रिट्स। अब रिट्स क्या है? रिट्स बेसिकली एज सच ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कौन यूज़ करेगा? इंस्ट्रूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट यूज़ करेगा। और ये सेम आर्टिकल 226 के द्वारा सेम प्रोविज़न अप्लाई होता है हाई कोर्ट द्वारा। तो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट्स रिट्स को क्या करती हैं? एनफोर्स करती हैं, हाई कोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, कंप्लीट जस्टिस देने का बात आया तो कंप्लीट जस्टिस कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट दिया वाया आर्टिकल 32।
और हाई कोर्ट्स दिया वाया आर्टिकल 226 रिट्स दे करके। और ये क्यों दिया गया? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात करें कि आर्टिकल 142 का जो कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान है, वो तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से भी पूरा हो रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 142 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 32 को लेके चलते हैं कि आर्टिकल 32 भी कहीं ना कहीं एक तरह से आर्टिकल 142 को कॉम्प्लीमेंट करता है, या हम बोल सकते हैं वाइस वर्सा, आर्टिकल 142 आर्टिकल 32 को कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब कि आप समझिए, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 32 दोनों लगभग एक ही काम है। लेकिन एक के कंडीशन में क्या है कि कोई जाएगा और बोलेगा मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, और वो फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से हनन का एक PIL फाइल करेगा, उसके बिहाफ में कोई और फाइल कर सकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन लेगा। और ये एक तरह से ज़्यादा ओरिजिनल लगता है देखने में। आर्टिकल 142 एक आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा पावर है। इट इज़ नॉट अ कॉमन पावर कि आपको कोई आके बताया नहीं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ या ये मेरा जस्टिस मेरे को नहीं मिल रहा है। तो आपके पास ये एक ऐसा वेपन है कि बिना किसी के इनवाइट के, बिना किसी के PIL फाइल किए हुए आप खुद से वो एक्शन ले सकते हैं और किसी को जस्टिस आप दे सकते हैं। मतलब खुद से एक्शन लेने का पावर है 142 में, सुओ मोटो जिसको हम लोग बोलते हैं। सुओ मोटो एक्शन लेने का ताकत होता है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी। अब देखिए, पहला बात कि कभी भी आर्टिकल जो हम लोग देख रहे हैं 142, आर्टिकल 142 कभी भी आर्टिकल 32 के अबव नहीं है। आप समझिए बात। कहने का अर्थ ये है कि आर्टिकल 142 कैनॉट कॉन्ट्रावीन आर्टिकल 32। कॉन्ट्रावीन मतलब कभी भी अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। कैनॉट गो अगेंस्ट आर्टिकल 32। आर्टिकल 142 कभी भी आर्टिकल 32 के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। पहला प्रावधान तो ये। दूसरा बात, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 13 का चर्चा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और ये एकमात्र आर्टिकल है जिसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज द पिलर ऑफ द 3 पिलर्स विच वी टेल, द 3 पिलर्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, ये सब पिलर्स हैं। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 13 बेसिकली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट करने का प्रावधान। समझिएगा मेरा बात। सपोज पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है जो कि उसका अधिकार है। अगर वो लॉ कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को, किसको? बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा केशवानंद भारती केस से आया। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाता है, मूलभूत ढांचे को हानि पहुंचाता है, तो ये लॉ को कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 के दायरे से सुप्रीम कोर्ट नलीफाई कर देता है, खारिज कर सकता है। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, कोई बाई लॉ पास हो, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन आए सरकार के द्वारा, कोई ऑर्डर रिलीज हो, कोई रूल हो,
या पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लेके आए, संशोधन किसी कानून में, या पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आए। अमेंडमेंट, मान लीजिए अमेंडमेंट लेके आए या ऑर्डिनेंस लेके आए आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, कोई लॉ पास करे, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे, कोई ऑर्डर दे, रूल दे, ये सब चीज़ें, ये सब प्रावधान सब आर्टिकल 13 के स्टोन में टेस्ट होने चाहिए। मतलब कोई भी लॉ, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर फंडामेंटल बेसिक मूलभूत ढांचे को गलत तरीके से प्रभावित करती है तो आर्टिकल 13 के अधिकार से, के पावर से सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं पे खारिज कर देगी। अब कहानी ये है कि अगर कोई कानून बना और वो आर्टिकल 13 के प्रावधान से सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद प्रोसेस ये है कि ये लॉ दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, दोबारा पार्लियामेंट के डोमेन में जाएगा। पार्लियामेंट इसको दोबारा से पास करेगी विथ नेसेसरी चेंजेस या विदाउट चेंजेस, या हो सकता है कि बिल को ही वापस ले ले, वो बिल को दोबारा लाए ही ना। तो नेचुरली देखा जाता है कि आप बिल को वापस लेके आते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करके, अगर वो मॉडिफिकेशन करके भी अगर आर्टिकल 13 पे वो सही नहीं बैठता तो वो मॉडिफिकेशन भी खारिज हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा कहना ये है कि जब तक कोई कानून, जब तक कोई लॉ, जब तक कोई बाई लॉ, ऑर्डर, डिक्री, जब तक वो प्रॉपर नहीं होगा किसके नज़र में, जुडिशरी की नज़र में, तब तक वो फाइनली कानून नहीं बनता, तब तक वो फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और आते के साथ ही बहुत सारे जगह से PIL फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये आर्टिकल 13 के प्रावधान से, या आप बोल सकते हैं कि इससे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आर्टिकल 25 to 28 जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू रिलीजन का बात आता है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं सेक्युलर नेशन का भाव आता है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको अपने दायरे में लेके आया और बोला कि वक्फ एज सच जो अमेंडमेंट किया गया है इस पे दोबारा सुनवाई हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें कुछ समय लिया गया है कि दोबारा से आप लोग अपने दलीलों को पेश कीजिए कुछ समय के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए ये एज सच इम्प्लीमेंट नहीं है, अभी ये स्टे पे लगाया गया है। कहने का अर्थ ये है कि आर्टिकल 13 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है किसी भी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट करने का। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है, तो वो उसी समय खारिज हो जाता है। जुडिशरी के पास ये बहुत बड़ा पावर है। अब समझिएगा बात कि पहला आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, ये दोनों को साथ में लेके चलना है। तो कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के मद्देनज़र कोई भी जस्टिस को प्रावधान लेके आता है तो वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 से बड़ा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एज सच ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता। एज सच आप ये बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करता है, आप बोल सकते हैं ये भी सप्लीमेंट भी करता है, लेकिन सप्लांट नहीं करता। ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता। सप्लांट मतलब ये हो गया कि आप आर्टिकल 13, 32 के जगह आप उसको यूज़ कीजिए, या आप आर्टिकल 32 के जगह आप 142 का उपयोग में ले आइए। आर्टिकल 32 का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 32 का अपना विशेष अधिकार है। तो एज सच आर्टिकल 142 इज सप्लीमेंटल इन नेचर एंड नॉट सप्लांटिव इन नेचर। इसको हटाया नहीं, मतलब आप किसी आर्टिकल को हटा करके इसको आप यूनिफॉर्म रूप में नहीं रख सकते। इसका इंडिविजुअलिटी को आप मतलब अपहोल्ड उस तरीके से नहीं कर सकते। किसी आर्टिकल के ऊपर ये ऐसा नहीं है कि इसका एक अपर हैंड है
इसका अपना एक विशेष अधिकार है, और विशेष अधिकार किसी ऐसे सिचुएशन में यूज़ करना है जब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को लगे कि यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस देने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपने दायरे से हटना पड़ेगा, हमको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के डोमेन पे जा करके ये काम करना होगा। दूसरा, आर्टिकल 262। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग रिकैप करते हैं। हम लोग आर्टिकल 142 देख रहे हैं, और इससे हम लोग 3 भाग देखें। एक आर्टिकल 13 जो कि बेसिक संवैधानिकता का बात है, कि अगर कुछ भी हम लोग आर्टिकल 142 के प्रावधान में लाते हैं तो बेसिक संवैधानिकता का क्वेश्चन उठता है कि संवैधानिकता है कि नहीं उस चीज़ का। दूसरा आर्टिकल 32 जो रिट्स का इशू करने का मतलब कि फोर्स में लाने का एक पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसके यूज़ के थ्रू वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। और तीसरा आर्टिकल 262। 262 क्या है? 262 बेसिकली 142 के जैसा ही लगता है, लगभग सिमिलर, लेकिन एज सच इसका नेचर वैसा नहीं है। अब देखिए, समझिए 262 क्या है। आर्टिकल 262 ये बोलता है कि इंटर स्टेट अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, इंटर स्टेट अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आ सकती है। खासकर इसको यूज़ किस में किया जाता है? रिवर में, रिवर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अगर मान लीजिए कोई इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पैनल बना है तो वो कहीं ना कहीं किसके अधिकार से बना है? आर्टिकल 262। आप देख सकते हैं कावेरी, जो कि अब कर्नाटका और केरला के बीच में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, या मुख्य तौर से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर्स का वाटर का डिवीज़न जो है वो एक ट्राइब्यूनल या इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पैनल बना करके किया जाता है। और इसका जो डिसीजन होता है उसका उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ को, इसके डिसीजन को अपहोल्ड करती है, और इसका डिसीजन एंड डिसीजन है और इसको मानना पड़ता है। मतलब आर्टिकल 262 के अधिकार से इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पैनल बनाने का अधिकार मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 का ही एक समझिए कि उसी का एक छोटा मोटा अंश है, जिसके थ्रू आप दो स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार का मतभेद हुआ तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रावधान देते हैं। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस देने का बात है। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट। और इसके लिए वो अपने दायरे से, अपने जुडिशियल बाउंड्री से हट जाता है, हट भी सकता है। और अगर वो अपने जुडिशियल बाउंड्री से हटेगा तो कहीं ना कहीं वो या तो एग्जीक्यूटिव के बाउंड्री में जाएगा या वो लेजिस्लेचर के बाउंड्री में जाएगा। आप समझिए, या तो लेजिस्लेचर या तो एग्जीक्यूटिव के बाउंड्री में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि अपने स्थिति के, अपने जो सीमाएं हैं उसको लांघने का एक प्रयास 142 में किया जाता है। क्यों? बस एक ही कारण से, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, आपको हर चीज़ धीरे धीरे आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 142 को दोबारा पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट जुरिडिक्शन में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। या तो कोई कॉज या मैटर जो उसके सामने रखा हो गया है लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है, कॉमा, एंड एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सिबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर any law made by parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the president may or by order prescribe। अब देखिएगा, समझिए, सपोज ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट किसी क्षेत्र में, मान लीजिए ह्यूमन राइट्स का कोई इशू है, तो ह्यूमन राइट्स का इशू के लिए कोई लॉ
फ्रेम नहीं कर पाया, कोई कानून नहीं बना पाया, सहमति नहीं हो पा रहा है, तो क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने के लिए दे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते रहे। तो उस स्थिति में जब कानून बना ही नहीं है, तब क्या करे? तब क्या किया जाए? तब या तो एग्जीक्यूटिव अपने ऑर्डर से कुछ कर दे, या कुछ फर्म ग्राउंड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट उस केस में गाइडलाइंस देता है कि भाई जब तक आप कानून नहीं बनाए हैं व्यवस्थित रूप से, तब तक कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस का मतलब वो रख देता है और सबको वो पालन करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक स्थिति हो गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस में, जिसे आप समझिए ऑफिस बिजनेस, बढ़ने लगा था, ये बढ़ने लगा था। अब देखिए, इसके लिए कोई कानून बना हुआ नहीं था उस समय, तो कोई कानून नहीं था, एब्सेंस ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ एनी लॉ बाय पार्लियामेंट। क्योंकि एब्सेंस ऑफ एनी लॉ था, कोई पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा लॉ नहीं बनाया गया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करके क्या किया, एक गाइडलाइंस रिलीज़ किया, और वो गाइडलाइंस में एक प्रोसीजर बताया गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल गाइडलाइंस, जिसके तहत हुआ क्या कि इस प्रोसीजरल गाइडलाइंस के थ्रू सभी ऑफिस, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एडहेयर करना था। मतलब इन गाइडलाइंस का पालन करके आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ करना है, और ऑफिस में ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं वुमेन के हरासमेंट को रोकने का कार्य करेंगे। अब देखिएगा, इसी को नाम दिया गया विशाखा गाइडलाइंस, जो कि वर्ष 1997 में लाया गया। जब ये गाइडलाइंस रिलीज़ हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा नज़र पड़ा, तो सरकार तुरंत इसके में कानून बनाने में लग गई। तो इसमें सोच विचार चलते रह गया, और जब तक कानून नहीं बना तब तक विशाखा गाइडलाइंस एक्टिव रहा, विशाखा गाइडलाइंस को यूज़ किया गया। तो ऐसा जो कानून बना, इसके बाद जो लॉ पास हुआ, जिसके बाद विशाखा गाइडलाइंस के जो प्रोविजंस है उसको वापस ले लिए गए और लॉ अपना प्लेस ले लिया। तो लॉ क्या बना? लॉ बना सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल एक्ट 2013। कुल मिलाकर के बात यहाँ ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करके गाइडलाइंस रिलीज़ किया, जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइंस 1997 में। फर्दर वो जो गैप था उसको फिल करने के लिए फिर पार्लियामेंट लॉ पास कर दिया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल एक्ट 2013। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 142 को कैसे उपयोग में लाया गया, कि जो गैप था, जो कि लॉ द्वारा फिल नहीं हो रहा था, वो गैप को फिल करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज़ करके वो गाइडलाइंस रिलीज़ किया गया। अब देखिएगा, इसमें 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ पे कानून बनता है, लॉज आर मेड हियर। अब देखिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव ये बॉडी ये कानून नहीं बनाया, तो इस कानून को कौन बनाया? जुडिशरी। एक तरह से जुडिशरी इसमें एक्टिव पार्ट किया, क्योंकि गाइडलाइंस भी एक तरह का रूल ही है, ऑर्डर है जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब देखिए, कोई गलत कानून बने तो आर्टिकल 13 के प्रावधान से उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई आप कानून बना रहे हैं, एक तरह का कानून ही है, तो उसके लिए तो आर्टिकल 13 कहाँ पे जाएगा फिर व्यक्ति?
या कोई बॉडी अगर उसी चीज़ को बना रहा है तो वो कैसे अपने आप को क्वेश्चन करेगा कि हम सही बनाए कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे क्या था कि लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबल कौन रख रहा था, जुडिशरी। लेकिन जब जुडिशरी ही लॉ बनाएगा तो उसको कौन अकाउंटेबल रखेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा बात है कि पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव है। हम लोग का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, is accountable to legislature। कैसे, हाउ, तो आप समझिएगा। लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उसमें टोटल मेंबर में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि विनिंग पार्टी से होते हैं। विनिंग पार्टी में कुछ मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये कोर एग्जीक्यूटिव है। और ये किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का। मतलब एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कार्य करेगी तो वो कहीं ना कहीं उस बिल को पेश करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में और उसको दलील देना पड़ेगा कि मैंने ये इस तरीके से पास किया है, मैंने ड्राफ्ट किया है। उसमें कुछ भी कमी होगा तो लेजिस्लेचर उसको अकाउंटेबल ठहराएगा कि आप ये कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आवर होगा, 0 आवर होगा, जिसमें उनसे क्वेश्चन विवाद किया जाएगा, प्रस्ताव किया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों पास किया, इसमें ये प्रावधान होना चाहिए, ये प्रावधान गलत है, ये प्रावधान जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर अकाउंटेबल ठहरा रहा है किसको, एग्जीक्यूटिव को। और दोनों अकाउंटेबल है किसको, जुडिशरी को। तो चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन है। लेकिन अब देखिए कहानी ये हो जा रहा है कि जुडिशरी जो कि आर्टिकल 142 का यूज़ करके कोई प्रावधान पास करती है वो अकाउंटेबल नहीं है, नॉट अकाउंटेबल, नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ये एक बहुत बड़ा वॉइड है, बहुत बड़ा वॉइड है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट या बोल सकते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत से अलग भी हैं। और हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर एज सच उतना वाटर टाइट नहीं है। मतलब कि हमारे यहाँ एक पोरस बाउंड्री है जिससे कि हम लोग तालमेल करते रहते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल है, जुडिशरी कहीं ना कहीं दोनों को अपनी नज़र से देखते रहता है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ एक अलग विधान का है। लेकिन जुडिशरी जब कोई आर्टिकल 142 का यूज़ करके कोई प्रावधान पास करेगी तो उसका अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा वॉइड और चैज़म क्रिएट होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट जुडिशरी assumes arbitrary, या हम बोल सकते हैं जुडिशरी कैन अज्यूम। अगर आर्टिकल 142 के प्रावधान से अगर कोई वो बिल पास करती, मतलब कोई वो गाइडलाइन पास करती है, तो जुडिशरी कैन अज्यूम आर्बिट्ररी एंड इनफाइनाइट पावर्स। आप सोच सकते हैं कि आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी, इनडेफिनिट एंड इनफाइनाइट पावर्स, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी आर्टिकल 142 को यूज़ करके आर्बिट्ररी, इनडेफिनिट और इनफाइनाइट पावर यूज़ कर सकती है, अज्यूम कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी आर्बिट्ररी, इनडेफिनिट या इनफाइनाइट पावर यूज़ कर ले। तो ये कहीं ना कहीं आपको यूज़ नहीं करना है। जुडिशरी को यह बोला जाता है बिकॉज जुडिशरी एज सच इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बट
इट शैल बी। आप समझ रहे हैं ना? तो कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं कि आप प्रेसिडेंट को गाइडलाइंस दे करके आप प्रेसिडेंट से ऊपर हो जाइए। मतलब आर्टिकल 142 जुडिशरी को प्रेसिडेंट से ऊपर नहीं करता। आप समझिए, जुडिशरी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है यहाँ पे आर्टिकल 142 के थ्रू, ये नहीं है। ये अज्यूम करना ही गलत है और यही विवाद चल रहा है जो कि जगदीप धनखड़ एक तरह से जुडिशरी को बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट अज्यूम इनफाइनाइट पावर बाय यूजिंग आर्टिकल 142। तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो वर्ड आजकल चल रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये इसी का टॉपिक है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करके आप अपने बाउंड्रीज़ को लांघते हो और वो बाउंड्रीज़ को लांघने का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 142 आपको देता है और ये कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान के लिए आप करते हो कि आपको कंप्लीट जस्टिस किसी को दिलाना है। लेकिन एज सच वर्ड कंप्लीट जस्टिस ही अपने आप में वेग है, क्योंकि जस्टिस अगर हो रहा है तो कंप्लीट का मतलब फिर क्या हुआ? बिकॉज इफ जस्टिस इज गिवन देन वाई द नीड फॉर कंप्लीट जस्टिस? जस्टिस इज कंप्लीट जस्टिस। तो ये एज सच वेग वर्ड है और वेग वर्ड हमेशा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब आपके लिए उसका डेफिनेशन अलग है। एक ए के लिए डेफिनेशन अलग, बी के लिए डेफिनेशन अलग, सी के लिए डेफिनेशन अलग। सब अपने अपने हिसाब से कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करेंगे। तो एज सच जस्टिस का डेफिनेशन फिर क्या होगा? सपोज़ अभी सुप्रीम कोर्ट को हेड करने वाले कोई चीफ जस्टिस हैं, तो वो चीफ जस्टिस कंप्लीट जस्टिस को अलग तरीके से देखते हैं और हो सकता है कि वो 142 का यूज़ करके कुछ ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाएं। हो सकता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस 2 हैं वो कंप्लीट जस्टिस को अलग तरीके से देखते हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ क्लियरली मैंडेटेड दैट by using article 142 Supreme Court should not interfere or should not infringe in the matters of legislature. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। होप वी हैव, आप लोग कुछ समझे होंगे और इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखते हैं तो नेसेसरी है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू।